मोदी सरकार राजनीतिक तौर से बेईमान है और किसान की पीठ में छुरा घोंप रही है। देश में भाजपा सरकार नहीं, लगता है कंपनी राज है और संघर्ष ही इसका इलाज है। मुट्ठी भर उद्योगपतियों को खेती का 25 लाख करोड़ का कारोबार सौंपने के लिए 3 काले कानून मोदी सरकार ने जबरन कंकरेंट लिस्ट में क्यों बनाए? हम ये कहना चाहेंगे मोदी जी को, मोदी सरकार अगर कंपनी राज है, अगर चंद धन्ना सेठों की गुलाम और दासी बन गई है, तो फिर इस कंपनी राज का संघर्ष ही इलाज है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। देश का किसान आंदोलनरत है। पिछले एक हफ्ते से किसान करो या मरो की राह पर आंदोलन के रास्ते पर खड़ा है। किसान और मजदूर की आत्मा कराह रही है। देश की मिट्टी, खेत, खलिहान न्याय मांग रहे हैं। अन्नदाता अपना अधिकार मांग रहा है और मोदी सरकार उन्हें घाव देने में जुटी है। कभी राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवाकर, कभी कंटीले तार लगवाकर, कभी मिट्टी के बांध बनवाकर, कभी सड़कों पर खाइयां खुदवाकर, कभी ठंड के मौसम में धरती के बेटों पर वाटर कैनन चलवाकर और किसानों के बेटों यानी पुलिस और फौज के जवानों को किसानों के सामने खड़ा कर संगीन के सायों में डराने की कोशिश करवाकर मोदी सरकार राजनीतिक तौर से बेईमान है और किसान की पीठ में छुरा घोंप रही है। देश में भाजपा सरकार नहीं, लगता है कंपनी राज है और संघर्ष ही इसका इलाज है। राजनीतिक लॉलीपॉप और झुनझुने पकड़ाने की बजाय 3 काले कानून खत्म करने चाहिए। साथियों, सवाल यह है कि क्या यह महात्मा गांधी का भारत है? क्या भाजपा सरकार के मालिक मुट्ठी भर उद्योगपति हैं या इस देश के 130 करोड़ नागरिक? क्या दिल्ली दरबार पूंजीपतियों की तिजोरी का गुलाम है या फिर देश के संविधान का? समय आ गया है कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों को यह सवाल पूछना पड़ेगा। काले कानूनों पर विशेष कमेटी का लॉलीपॉप पकड़ाकर बेईमानी बंद करे मोदी सरकार, हमारी पहली मांग ये है। कल जब किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया गया था तो हम सबको उम्मीद थी कि चंद धन्ना सेठों की चौकीदार मोदी सरकार 62 करोड़ अन्नदाताओं की आवाज और पुकार को सुनेगी और 3 कृषि विरोधी काले कानूनों को खत्म करने की घोषणा करेगी। पर दुर्भाग्य यह है कि देश के कृषि मंत्री ने विशेष कमेटी का जुमला पेश कर देश और किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। क्या प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताएगी कि 3 खेती विरोधी काले कानूनों पर विचार करने के लिए कानून बनाने से पहले यह कमेटी क्यों नहीं बनाई गई? मोदी सरकार ने यह काले कानून चोर दरवाजे से अध्यादेश बनाकर क्यों लेकर आई? जब कांग्रेस और विपक्षी दलों ने देश की संसद में इन 3 काले कानूनों का विरोध किया था और इन्हें संसद की विशेष समिति में भेजने की मांग रखी थी, तो मोदी सरकार ने उस मांग को क्यों नहीं माना? कांग्रेस और विपक्षी दलों के सदस्यों को निलंबित क्यों कर दिया गया था? राज्यसभा में बहुमत ना होते हुए भी ध्वनि मत से यानी वॉइस वोट से इन काले कानूनों को क्यों पारित करवाया गया था? क्या जो काम विशेष कमेटी करेगी वो संसद की विशेष समिति को नहीं करना चाहिए था? संविधान में खेती तो प्रांत का विशेषाधिकार है, यानी कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को है। फिर मुट्ठी भर उद्योगपतियों को
खेती का 25 लाख करोड़ का कारोबार सौंपने के लिए 3 काले कानून मोदी सरकार ने जबरन कंकरेंट लिस्ट में क्यों बनाए? देश के कृषि मंत्री किसानों को विशेष कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखते हैं और देश के प्रधानमंत्री जो एक आदमी की सरकार चला रहे हैं, मन की बात और वाराणसी के अंदर जाकर इन काले कानूनों को सही ठहराते हैं। अगर ये तीनों काले कानून सही हैं, तो फिर मोदी सरकार और कृषि मंत्री किसानों से क्या बातचीत कर रही है? एक दूसरा पहलू और आपके समक्ष रखूंगा, और वो ये है कि किसान विरोध के खलनायक मोदी सरकार के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी हैं। 73 साल के इतिहास में पहली बार यह हुआ कि पूर्व घोषित कार्यक्रम से शांतिप्रिय तरीके से दिल्ली जा रहे धरना देने दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने के लिए किसी सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए गए, सड़कों में खाइयां खुदवा दी गई, सड़कों पर कंटीले तार लगवा दिए गए, सड़कों पर वाटर कैनन और गंदे पानी से प्रहार किया गया, सारे रास्ते जाम कर दिए गए। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, सरकार का काम सड़कें बनाना है या सड़कें खुदवाना है? क्या पीडब्ल्यूडी मंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जवाब देंगे कि उन्होंने किसानों के रास्ते, राष्ट्रीय राजमार्ग और दूसरे सारे रास्ते क्यों खुदवाए थे? क्योंकि विभाग के मंत्री तो वो खुद हैं। किसान रास्ता रोकने नहीं गए थे, किसान जाम लगाने भी नहीं गए थे, किसान तो शांतिप्रिय तरीके से धरने के लिए जा रहे थे। फिर खट्टर और चौटाला की जोड़ी ने जीटी रोड को जाम क्यों किया? फिर खट्टर और चौटाला की जोड़ी ने टीकरी बॉर्डर को और उसके जाने वाले सारे रास्तों को जाम क्यों किया? क्या इस गतिरोध से जो नुकसान हुआ, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो नुकसान करेगा वो भरपाई करेगा, तो क्या इस जो गतिरोध से नुकसान हुआ, किसान को, बिजाई चल रही है उसको, इंडस्ट्री को, आम जनमानस को, इसके जिम्मेवार श्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला नहीं। मोदी जी तो इन काले कानूनों के बारे में कहते हैं कि अब किसान कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ट्वीट और फेसबुक पर कहते हैं कि दूसरे प्रांतों का बाजरा अब हरियाणा में नहीं बिक सकता। तो क्या अपने आप में ये इन 3 काले कानूनों का किसान विरोध और ढोल की पोल नहीं खोल देता? और साथियों, अकाली दल तो किसान विरोध के चलते मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर चला गया। आरएलपी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने की तैयारी कर रही है। सवाल यह है, भाजपा के किसान विरोध के चलते श्री दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कब देंगे? जजप्पा भाजपा से हरियाणा में समर्थन कब वापस लेगी? क्या दुष्यंत चौटाला और जजप्पा के लिए सत्ता की मलाई किसान की भलाई से बड़ी हो गई है? साथियों, मोदी सरकार को किसान से बेईमानी और विश्वासघात बंद कर खुले मन से बातचीत करनी चाहिए, और उसकी पहली शुरुआत होगी कि प्रधानमंत्री फौरी तौर से तीनों काले कानूनों को बगैर विलंब के सस्पेंड कर दें। यह हमारी पहली मांग है। दूसरा, कृषि मंत्री नहीं, उन्हें कोई अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री, एक ही मंत्री और प्रधानमंत्री इस देश में हैं, तो किसानों से वार्तालाप खुद प्रधानमंत्री करें, यह हमारी दूसरी मांग है। और प्रधानमंत्री वार्तालाप सारे पूर्वाग्रह छोड़कर करें। तीसरा, हम ये कहना चाहेंगे मोदी जी को, मोदी सरकार अगर कंपनी राज है, अगर चंद धन्ना सेठों की गुलाम और दासी बन गई है, तो फिर इस कंपनी राज का संघर्ष ही इलाज है। मुट्ठी भर पूंजीपतियों की गोद में बैठी अहंकारी मोदी सरकार इसे देश के 130 करोड़ लोगों
और 62 करोड़ अन्नदाताओं की चेतावनी मान ले और कल जब किसान बातचीत के लिए आए तो नंबर 1, तीनों काले कानूनों को सस्पेंड करने की घोषणा करिए। नंबर 2, 12,000 से अधिक किसानों पर दर्ज मुकदमे बगैर शर्त के वापस लीजिए। नंबर 3, किसान पर पराली जलाने के लिए फाइन, करोड़ों का फाइन लगाने वाला ऑर्डिनेंस और किसानों पर दर्ज सारे मुकदमे वापस लीजिए। और फिर पूर्वाग्रह छोड़ खुले मन से किसान से बात करिए। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी और उस न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी शुदा प्रणाली से किसान खुश है। आज तक किसान ने विरोध नहीं किया क्योंकि किसान को मालूम है अनाज मंडी में जब फसल लेकर जाएगा तो जो दिल्ली की सरकार ने मूल्य निर्धारित किया है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, हैफेड हो हरियाणा में, पंजाब में पनफेड हो, फूड एंड सिविल सप्लाईज विभाग हो, वो सब किसान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदेंगे। अगर कोई व्यापारी भी मंडी में आएगा तो वो भी किसान की फसल खरीदेगा। आड़ती को अपना कमीशन मिलेगा, मंडी मजदूर को, छानने वाले को, मुनीम को, कर्मचारी को अपनी तनख्वाह और पैसा मिलेगा मजदूरी का, और थोड़ा सा पैसा ग्रामीण विकास के अंदर रूरल डेवलपमेंट फंड के माध्यम से जाएगा। और यह पैसा किसान नहीं देता, यह पैसा खरीद एजेंसियां देती हैं। तो ग्रामीण विकास भी होता है और किसान को गारंटी शुदा कीमत भी मिलती है। मोदी जी अनाज मंडियां खत्म कर रहे हैं, उनका जो नया कानून है। जिस दिन अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी, आप बताइए, देश में कृषि सेंसस के मुताबिक 18-19 के 15 करोड़ किसान हैं। जब अनाज मंडी ही नहीं होंगी तो किसान को दिल्ली दरबार का न्यूनतम समर्थन मूल्य देगा कौन? क्या 15 करोड़ खेतों के अंदर जाकर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी दे सकती है? जवाब नहीं में। वो तो 42,000 देश की मंडियों से नहीं खरीदते, वो भी प्रांतीय सरकारें मदद कर खरीदती। तो ऐसे में एमएसपी की प्रणाली खत्म हो जाएगी और 5 बड़े इस देश के जो धन्ना सेठ हैं वो 25 लाख करोड़ का खेती की उपज का कारोबार पर कब्जा कर लेंगे। उसका सीधा नुकसान 2 और वर्गों को होगा। ये किसानों की लड़ाई नहीं। जो राशन की दुकान पर चावल, गेहूं, दाल, चीनी इत्यादि दिए जाते हैं गरीबों को, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों को, अपने आप वो भी खत्म हो जाएगा। जब सरकार कुछ खरीदेगी नहीं तो उनको राशन की दुकान पर सस्ता अनाज देगा कौन? और तीसरा, जो आम उपभोक्ता है इस देश का, जो किसान नहीं है, जो नौकरी पेशा है, जो छोटा मोटा व्यवसाय करता है, उसको वो 5 कंपनियां अपने मनमाने तरीके से अपनी कीमत के ऊपर सामान बेचेंगी। जैसा असेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म कर प्रावधान कर दिया गया है। अब 100% अगर कीमत ना बढ़ जाए तो सरकार दखल अंदाजी नहीं करेगी। यानी 70 रुपए की दाल 140 रुपया किलो से ऊपर जाएगी तो ही सरकार दखल अंदाजी कर सकती है। यह सरकार जमाखोरों और काला बाजारों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह सरकार धन्ना सेठों की खजाने और तिजोरी की चौकीदार सरकार है और यही किसान का विरोध है। साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार वहां के गन्ना किसान का जो बकाया है, जो 9,000 करोड़ रुपया के करीब हो गया, वो क्यों नहीं देते आदित्यनाथ जी? आदित्यनाथ जी वहां के किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं देते? क्या आप जानते हैं कि यूपी में केवल 1% फसल सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदी जाती है। 99% उत्तर प्रदेश की फसल आज भी किसान प्राइवेट व्यापारी को बेचने को मजबूर है। और यही कारण है कि जब धान की फसल आएगी तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान हरियाणा आकर उसे बेचने की कोशिश करता है। गेहूं की भी यही लगभग परिस्थिति है, यही दूसरी फसलों की परिस्थिति है। बजाय आप लोगों को इस प्रकार के उल जलूल कानूनों से भटकाएं और नीतियों से, आप वहां के अन्नदाता की पुकार क्यों नहीं सुनते? ढोंगी आदित्यनाथ से हमारा यह सवाल है।